नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो अपना सीरीज है NCERT जो साइंस कर हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का, उस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक इससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट देख लिया है। उसके बाद मोशन जो मैकेनिक्स के अंतर्गत जो आता है, मोशन गति, वो भी देख लिया है। संवेग यानी मोमेंटम देख लिया है। घर्षण यानी फ्रिक्शन देख लिया है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन देख लिया है। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति देख लिया है। उसके बाद द्रव्यों की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत वेव्स चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर कर लीजिए। और मैं आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट साइंस का जो है NCERT साइंस का सीरीज में करवा रहा हूँ। आपका यदि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जहाँ साइंस पूछा जाता है, आपको यहाँ से एक एक करके हम करवाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर या चैप्टर की ओर। देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेव्स होता क्या है। वेव्स होता क्या है, किसे कहते हैं वेव्स। तो वेव्स क्या होता है, इस कड़ी में देखेंगे। इस कड़ी में आप देखेंगे किसी माध्यम यानी मीडियम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण यानी एनर्जी का ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ को तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि कोई आप एनर्जी यहाँ मेरा है, ठीक है, एनर्जी यहाँ है, और हम एक डिस्टरबेंस के माध्यम से क्या किए, इस तरीके से पहुंचते पहुंचते क्या चले गए, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए। तो यहाँ से मैंने एनर्जी ए से एनर्जी चल करके बी तक आ गए। ये मेरा जो एनर्जी का जो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, ये मेरा, इसको क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वेव्स बोलते हैं। चलते हैं हम आगे। वेव्स की कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है, यहाँ देखिए, यांत्रिक वेव्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। फ्रेंड्स, हम बाइलिंगुअल बोलते हैं, जिसे आपको उम्मीद है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यदा आप देख रहे होंगे वर्तमान में, खासकर कई वर्षों से ये पैटर्न रहा है कि कई स्टूडेंट्स 10th तक जो है हिंदी मीडियम में रहते हैं, और 10th 12 से आकर के क्या होता है, वो इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं, तो उसको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी। इसीलिए मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स को यूज करूंगा, जिससे आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, पहला मैंने क्या बता दिया, यांत्रिक वेव्स यानी मैकेनिकल वेव्स। सेकंड मैंने क्या बोला, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स क्या होता है। देखिए, मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, यानी ऐसा तरंग यानी ऐसा वेव्स जिसके संचरण यानी प्रोपेगेट करने के लिए किसी न किसी माध्यम यानी फिजिकल मीडियम का यानी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप इस चीज को गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा साइंस में, क्योंकि लास्ट अब एग्जाम का समय आएगा तो आपका ये नोट्स जो होगा ये बहुत काम आएगा, ब्रीफ नोट बहुत काम आएगा। ठीक है, आपने क्या देखा कि अगर कोई भी वेव्स जो संचरण यानी संचरण को इंग्लिश में प्रोपेगेट बोलते हैं, प्रोपेगेट करने के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम यानी फिजिकल मीडियम का आवश्यकता होता है, उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। जैसे देखिए, ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, जल तरंगे। इन सभी तरंगों का क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक भौतिक माध्यम चाहिए। वो भौतिक माध्यम क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकती है, यानी तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं कि यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव्स का प्रकार क्या है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ये प्रथम है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आपको कई एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, और बीच में ब्रैकेट में जो है ऑप्शन में इस टाइप का आपको दे देता है। तो आप समझने में, अगर समझते रहते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है, तो बहुत आसानी से बना लेते हैं कि यदि माध्यम के घटक चरण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अगर वेव्स क्रिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, माध्यम का जो घटक का कंपन की दिशा ये है,
और ये श्रृंग और गर्त, यानी ऊपर की को क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। ठीक है, और तरंग की संचरण की दिशा क्या है, यानी आप देख रहे होंगे इस तरीके से, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वे बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कि श्रृंग और यानी क्रेस्ट और जो ट्रॉफ है, इसके हमको कहते क्या है। अब देखिए, ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। अब हम लोग आपको एक एक चीज बताते हैं कि जो ये मेन बेसिकली जो मेरा यूज किया जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता यानी रिजिडनेस क्या हो, रिजिडनेस हो, दृढ़ हो। अतः अनुप्रस्थ तरंगे केवल, यहां देखिए ध्यान दीजिए, केवल ठोसों में एवं तनावयुक्त जोड़ियों में द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है, तरल और गैसों में नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है द्रव और गैसों में नहीं, द्रव मतलब फ्लूइड होता है, द्रव और गैसों में नहीं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। जो ट्रांसवर्स वेव होता है यानी अनुप्रस्थ तरंग होता है, वो कहाँ संचरण करता है, ये कहाँ करता है, केवल ठोस में करता है, द्रव और गैस में नहीं करता। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरे पास, जल तरंगे और भूकंप का एस तरंगे। अब मैं बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कि भूकंप के कितने तरंग होते हैं, वो मैं आपको जस्ट अभी बता ही देता हूं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट यहीं पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं भूकंप में 3 प्रकार की तरंग होती है, एक पी तरंगे होती है, एक एस होता है और एक क्या होता है, एल होता है। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी और एल मतलब लव वेव बोलते हैं इसको, एल मतलब लव वेव बोलते हैं, लव वेव बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, लव मतलब एक लेयर पर सबसे पहले होता है, लेयर पर जो फाइनली हम लोग जिससे डिस्टर्बेंस होते हैं, हम लोग जो जनजीवन, मानव का जो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, वो एल वेव से होता है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया ज्योग्राफी की भाषा में। अब देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स वेव जो होता है, ई भूकंप का जो एस तरंग होता है, सेकेंडरी जो होता है, यहां इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो केवल क्या होता है, अनुप्रस्थ, ये केवल ठोस में संचरण करता है। अब पी तरंगे देखिए, यहां क्या है, पी तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की है। अब मैं बता रहा हूं अनुदैर्घ्य क्या होता है, आगे चलते हैं, एक करके बहुत आसानी से समझेंगे। साइंस को आप अपने ब्रेन से हटा दीजिए कि याद करने की चीज है, रटने की चीज है, नहीं। साइंस को बहुत समझ करके अगर आप पढ़ेंगे तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा और एग्जाम में प्रश्न आपका सही हो जाएगा, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं, यानी अनुदैर्घ्य तरंग। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, यानी मान लिया जाए, यानी इसी दिशा में कंटिन्यू, अगर मान लीजिए प्रोपेगेशन का पैटर्न भी इधर हो और इस कंपन की दिशा भी इधर हो, तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों एक ही दिशा में होते रहता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्वनि तरंग क्या है, किसका है, ध्वनि तरंग। पूछा जाएगा कि बताइए ध्वनि तरंग किसका एग्जाम्पल है, या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल कौन है, ध्वनि तरंग। आपने ये भी समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने संपीड़न और विरलन देख लिया। अब मैं बता ही देता हूं संपीड़न और विरलन होता क्या है। तरंग का संचरण की दिशा जो होती है, संपीड़न और विरलन कैसे समझेंगे वो बता देते हैं। संपीड़न का मतलब होता है क्या, ये जो सटा सटा रहेगा, कॉन्टेक्चुअल रहेगा, मतलब एक जो बीच में जो डेविएशन की जो मात्रा कम होती है उसको संपीड़न बोलते हैं। ठीक है, यानी कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और विरलन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन होता है कि कण के जो सामान्य की अपेक्षा क्या होती है, दूर दूर होती है। ये दूर दूर दिया हुआ है, देख रहे आप ग्राफ में भी, आपने क्या देख लिया, ग्राफ के माध्यम से भी समझ लिया। ठीक है, इसी तरीके से समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर आपने देख लिया संपीड़न यानी कंप्रेशन, और यहाँ पर विरलन भी देख लिया, रिफ्रैक्शन। आगे चलते हैं, अब देखिए जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि संपीड़न यानी कंप्रेशन के स्थान पर मध्यम का दाब व मीडियम का दाब व घनत्व सामान्य की अपेक्षा अधिक, और विरलन यानी जो रिफ्रैक्शन के, ये ध्यान रखिएगा क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, सामान्य की अपेक्षा घनत्व अधिक होता है। ये याद रखिए, संपीड़न में यानी कंप्रेशन में घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और विरलन में क्या होता है, कम होता है। बस यही ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रेशर का घनत्व क्या होता है, संपीड़न में अधिक होता है और विरलन में कम होता है। अब देखिए आगे, अनुदैर्घ्य तरंगे जो कंप्रेशन विकृति यानी दाब, आपने देखा इससे पहले विकृति और स्ट्रेन और स्ट्रेस पढ़ लिए हम लोग, आपको ये पता ही होगा। ये जो विकृति से संबंधित है और ये ठोस तथा तरल यानी द्रव और गैस दोनों में संचरण करता है। आपने इससे पहले क्या देखा, ट्रांसवर्स केवल ठोस में करता है और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों जगह करता है। अतः अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगे संचरित हो सकती है, परंतु वायु और जल में केवल
वायु और जल में केवल अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण संभव है। आप यहाँ पर इंपोर्टेंट आप देख लीजिए कि केवल वायु और जल में केवल क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण होता है। जिसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ध्वनि तरंग और भूकंप का पी तरंग। यहाँ दिया हुआ है स्टील और यहाँ दिया है वायु और जल। स्टील ठोस हो जाता है तो वहाँ अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो सकता है, और वायु और जल में केवल अनुदैर्घ्य तरंग होगा। आगे चलते हैं, आपको ये भी बता दिया मैंने। अब देखिए तरंगों का निरूपण, तरंगों का निरूपण में कुछ अगर की पॉइंट्स आता है तो कैसे समझेंगे की पॉइंट्स को, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एम्पलीट्यूड, आयाम। आयाम क्या, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक प्रकार का, मैं सच बताऊं तो ये एक प्रकार का विस्थापन है। क्या है? एक प्रकार का विस्थापन है, यानी डिस्प्लेसमेंट है। उसी को क्या बोलते हैं? अच्छा बताइए, अगर मान लिया जाए आपसे पूछा जाएगा कि एम्पलीट्यूड का अगर विस्थापन है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि बहुत ईजी सवाल है, बहुत आसान है? इसका कुछ नहीं होता, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। बस हम लोग समझ लिए, क्योंकि ये क्या है, विस्थापन से जुड़ा हुआ, डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, क्या होता है? फेज, कला। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा ब्रेन पर प्रेशर नहीं लेना है। अब प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। फेज यानी तरंग के जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होते हैं, ए के लिए किसी स्थिति एवं समय के तरंग का विस्थापन कला कहलाता है। कला मतलब फेज कहलाता है। अब देखिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो जानते हैं, टाइम है तरंग संचरण, यानी वेव का जो संचरण में कोई बिंदु अपना एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है, ध्यान दीजिएगा, अपना एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे एक आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, एक आवर्तकाल बोलते हैं। आपने ये भी देखिए, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूं, यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते क्या किया, यहां पर आके रुक गया। ये क्या हुआ, एक अपना संचरण कंप्लीट कर लिया, यानी ये श्रृंग हुआ ये और ये गर्त हुआ, दोनों जब एक फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है तो उसको आवर्तकाल बोलते हैं। चलते आगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, इसको एन या एफ से डिनोट करते हैं। तरंग की आवृत्ति, तरंग संचरण में किसी बिंदु द्वारा एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जो अगर एफ अगर मान लिया जाए, एफ इज इक्वल टू 1/t, क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी एक, इसको आप ऐसे समझिए ना कि एक फ्रीक्वेंसी बराबर हो क्या होता है, 1/t होता है, टाइम पीरियड होता है। आगे चलते वेवलेंथ, यानी तरंग धैर्य। अब तरंग धैर्य के बारे में देखिए, ये क्या है, तरंग धैर्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तरंग धैर्य जब ये हुआ तो आप इसका तुरंत बता देंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। यानी तरंग गति में समान कला में, यानी समान जो फेज में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, हम आपको ये बता देते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के संदर्भ में दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग धैर्य कहलाती है। जैसे एग्जांपल में ये श्रृंग हो गया और ये श्रृंग हो गया, और ये दोनों श्रृंग के बीच में की दूरी क्या है, लैम्डा है। और लैम्डा क्या कहलाता है, यही तो लैम्डा तरंग धैर्य है। चलिए दूसरी प्रकार, ये आपका गर्त हो गया और ये गर्त हो गया, और यही दोनों गर्तों के बीच की दूरी क्या है, तरंग धैर्य है। तो आपने ये भी समझ लिया बहुत आसानी से। चलिए अब हम आते हैं तरंग की चाल। ये कोई खास ऐसा नहीं है, ये जो प्रोपिगेशन करने में जो काम आता है उसको तरंग का चाल बोलते हैं। आप अगर जानना चाहें तो आप भी बराबर एन लैम्डा होता है, ठीक है, भी बराबर एन लैम्डा होता है। एन फ्रीक्वेंसी हो गया और लैम्डा तरंग धैर्य हो गया, ठीक है। अगर कहीं पर फॉर्मूला में अगर ये दिया हो, भी बराबर दिया हो कि एफ लैम्डा, तो आप ये भी मान लीजिएगा, क्योंकि आप देखना पड़ेगा कि एफ और एन एक ही चीज़ है या नहीं। एक ही चीज़ है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एन और एफ का मतलब मैं मानता हूँ जो इससे पहले दिया हुआ था आवृत्ति दिया हुआ था, यानी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। चलते हैं हम आगे। आगे देखिए, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ करवा देता हूँ। यहाँ देखिए ठोस, ठोस का जो वेलोसिटी क्या है, यहाँ जो भी दिया हुआ अनुदैर्घ्य तरंग की चाल, ये जो दिया हुआ वाई, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे आप 12 क्लास में तब मिलेगा, लेकिन आपको 12 तो अभी करनी नहीं है। तो आप समझने के लिए इसको यहाँ से यंग प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्था, यंग इलास्टिसिटी मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ यंग इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये हो गया, और डी डेंसिटी हो गया। ठीक उसी पर ये पदार्थ जो है लंबी छड़ के रूप में होता है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए द्रव और गैस में क्या होता है, B/D, ये B जो होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है, यानी क्या, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है। फ्रेंड्स सच बताऊं तो ये सब कॉन्सेप्ट 10th तक तो आप नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। आपको पढ़ना हो तो 11 12 जब आप करेंगे ना तब आपको मिलने वाला है। लेकिन क्या कीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है 12 तक तो आपको बनाना पड़ता है और गलती हो जाता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं।
आप अभी तक मैंने क्या देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी मैकेनिकल वेव्स देख लिया। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, यानी इसका दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए ये क्या है, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं हो, जो निर्वात में संचरण करे। कहाँ करे, वैक्यूम में संचरण करे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे, बता देते हैं आप आपको। इसको आप गैर यांत्रिक तरंगे भी बोल सकते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं। अब इसका जब उदाहरण पर देखेंगे एग्जाम में जो पूछा जाता है, प्रकाश वेव, रेडियो तरंगे और एक्सरे। ठीक है, क्या हो गया, प्रकाश तरंगे हो गया और रेडियो तरंगे हो गया और एक्स तरंगे हो गया। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं, और भी है जो आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल चाल की प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, इसका क्वेश्चन आप 68th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों बराबर लिया था। तो आप देखेंगे कि जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है और प्रकाश का जो स्पीड होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, दोनों बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखना है आपको कि ये जो तरंग धैर्य है, वेवलेंथ है, इसका जो रेंज होता है, परास का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁸ मीटर और इससे ज्यादा होता है। और तरंगों का जो तरंग धैर्य होता है या आवृत्ति के वर्ग के वर्गीकरण विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझेंगे, और बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था मैं आपको वो बता रहा हूं। क्या पूछा क्या गया था, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था विजिबल लाइट, यानी प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वो बताने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर नहीं पढ़े हैं तो अब डेफिनेटली आप गलती करके आए होंगे उस एग्जाम में। ठीक है, आप देख सकते हैं 66 या 65 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, ये देखिए यहाँ गामा किरणें हैं, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट जिसको प्रकाश तरंग बोलते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इस सारे जो जितने भी लिखा हुआ है ये सभी क्या है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है। और जिसको हम ये जो आप रेंज देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रकाश जो विजिबल लाइट है, यानी प्रकाश लाइट जो प्रकाश तरंग है, इसका देखिए 700 नैनोमीटर से लेकर के यहाँ 400 नैनोमीटर तक है, यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। अब मैं आपको इसका ट्रिक्स बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ कैसे समझना इसको है। जब आप इसको हम लिख के बताएंगे तो आप शायद जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी समझ जाएंगे। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ये गामा हो गया, ये एक्सरे हो गया, ये यूवी हो गया मेरा, ये विजिबल हो गया, विजिबल यानी प्रकाश, लाइट बोलते हैं, लाइट लिखते क्या, लाइट लिखते थे, LIGHT लिख देते हैं। ठीक है, लाइट हो गया, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया और रेडियो वेव्स हो गया। जब आप इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आपका क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और आप जब इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब एन बोलिए या एफ बोलिए, फ्रीक्वेंसी जो होता है बढ़ता हुआ आता है। यानी ये इस डायरेक्शन में आप गामा की ओर आएंगे तो बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा, और आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सच में मैं बताऊं तो यूपीएससी के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जिसका एग्जांपल 2022 में देख सकते हैं। यूपीएससी 2022 का आपने अगर पेपर देखा होगा, ये नहीं देखे तो जरूर देख सकते हैं, बाय द वे समझने के लिए। आप देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा वैसे ही सही हो गया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी का। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे समझा दिया मैंने। अब एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक देखिए। गामा किरणें का जो वेवलेंथ है 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और इसका जो एप्लीकेशन होता है उच्च आवृत्ति, देखिए हाई लिखा हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी, या विकिरण जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है, यानी न्यूक्लियर अभिक्रिया रिएक्शन होता है वहां पर उत्पन्न किया जाता है। दूसरा, चिकित्सा में जो कैंसर कोशिकाओं, यानी जो कैंसर का जो सेल को नष्ट करने के लिए काम आता है। आपने ये इसका एप्लीकेशन देख लिया। नेक्स्ट एक्सरे का देख लेते एप्लीकेशन। ये तो नहीं पूछा जाएगा ये हर एक चीज का, क्योंकि विजिबल का पूछ लिया गया था। आप बस इसको जो मैंने बताया है आपको लिख करके ये याद रखिएगा। ठीक है, दोस्तों यदि आपको एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आवे ना, तो आपके पास ये यूट्यूब चैनल पे पड़ा रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिए, नहीं तो कई बार आप देख सकते हैं। ठीक है, जब तक कि समझ ना आए आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ चिकित्सकीय यानी मेडिकल
उपयोगिता इसका अधिक होता है एक्सरे का। यानी मान लिया जाए डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में और उपचार दोनों में किया जाता है। एक्सरे सजीव ऊतकों और जीवों को हानि पहुंचा सकती है, अतः अनावश्यक के और अधिक एक्सपोजर से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि कोई भी चीज़ गिरा, कोई भी चीज़ हुआ प्रॉब्लम, एक्सरे करवा लेता है, तो इससे बचना चाहिए अपने आप को। ठीक है, आगे देखिए बताते हैं हम आपको। यहाँ लिखा हुआ है एक्सरे। एक्सरे के उत्पादन की सामान्य विधि किसी धात्विक लक्ष्य पे उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करना है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं अल्ट्रावायलेट से रिलेटेड, यानी पाराबैंगनी से रिलेटेड। पाराबैंगनी के बारे में क्या दिया हुआ है, इसका ये क्या है, इसका जो रेंज वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और वेवलेंथ दिया हुआ है। और इसके बारे में देख लीजिए कि पराबैंगनी किरणों को तरंगदैर्घ्य के आपस में 3 वर्गों में बांट देते हैं हम लोग। ठीक है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, तीनों का रेंज दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अल्ट्रावायलेट ए जो होता है पृथ्वी तक पहुंच जाता है, यही अल्ट्रावायलेट ए जो होता है पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और अल्ट्रावायलेट बी जो होता है आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और ये जो ओजोन परत द्वारा अल्ट्रावायलेट सी जो होता है ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अतः ओजोन क्षरण के कारण ये पृथ्वी तक पहुंच पाएंगे। अगर मान लिया जाए ओजोन का डिप्लीशन होगा, क्षरण होगा, तब आप तक आएगा। इसीलिए ओजोन को रक्षा करना चाहिए। अब हम आते हैं आपको, और ये जो देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट ए, इसी के पहुंचने के कारण क्या होता है, बहुत सारा जो है स्किन डिजीज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है, आंखों में जलन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जल शोधन यानी वाटर प्यूरिफिकेशन में कीटाणुओं को नष्ट करने में अल्ट्रावायलेट लैंपों का उपयोग किया जाता है। ये भी आप जान लिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने क्या कहते हैं जो वाटर प्यूरिफिकेशन का आपने यूज किया होगा, जो आरओ बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, उसमें आरओ में आपने देखा होगा कि लिखा रहता है यूवी। क्या लिखा रहता है, यूवी। तो यूवी का जो यूज किया जाता है इसी काम के लिए किया जाता है कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन में जो कीटाणु होता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जो लासिक यानी लेजर असिस्टेड इन सिटू कैराटोमिलियस में सेल जो नेत्र का से ऑपरेशन किया जाता है उसमें भी काम आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसका ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ऊर्जा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए दृश्य, विजिबल लाइट वेव्स। ये क्या है, विजिबल लाइट वेव्स, यानी सूर्य के प्रकाश के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए विजिबल लाइट्स के बारे में। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी जो सक्रिय विकिरण होता है, ये बैगनी और नीला रंग तरंग लघु तरंगदैर्घ्य में क्षेत्र में आता है। ये हम आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। इसकी ऊर्जा उच्च जो ऊर्जा होती है, और नेत्र नेत्र जो होता है, आंख जो होता है, नीले रंग के प्रति ज़्यादा क्या होता है, संवेदनशील होता है। ये भी याद रख लीजिए, VVI में आपसे पूछा जा सकता है नेत्र जो होता है किस रंग के प्रति सुहाग्री होता है या संवेदनशील होता है, तो ये नीले रंग का होता है, ये ब्लू रंग के होते हैं। तरंगदैर्घ्य का प्रयास जानते हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो 4 × 7 के मार दीजिएगा, 10⁴ से 14 से। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है प्रकाश में, यही दिया हुआ है। विबग्योर के बारे में बात करें, विबग्योर यानी बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए, जब आप बढ़ेंगे तो इसका बढ़ते तरंगदैर्घ्य को दिखाया गया है। ठीक है, आप सबसे तरंगदैर्घ्य बैगनी का क्या होता है, कम होता है, और लाल का क्या होता है, ज़्यादा होता है। आवृत्ति की बात किया जाए तो आवृत्ति क्या होगा, बैगनी का ज़्यादा आवृत्ति होगा और लाल का आवृत्ति क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। बस यही चीज़ पर समझना है आपको। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अवरक्त इंफ्रारेड के बारे में, इंफ्रारेड के बारे में क्या बात की गई है। आप एक चीज़ देखिए, इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड में दिया हुआ है कि अवरक्त तरंगें दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के मतलब सीधे ये नहीं जानना जरूरी आपको। हाँ, यहाँ देखिए, क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु IR जो इंफ्रारेड वेव्स को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पदार्थ गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अवरक्त विकिरण का जो पृथ्वी की गर्मी अर्थात मध्य ताप बनाए रखने में हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा अहम भूमिका है। तो आप याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं समझा देता हूँ। ये मान लिया जाए कि ये क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे मान लिया जाए ये है, तो ये सूर्य है आपका। ठीक है, ये सूर्य हो गया। यहाँ से जो लाइट चलती है तो प्रवेश कर जाती है, ये लघु होती है। ठीक है, और जब लघु होती है, सूर्य का प्रकाश लघु होती है, और जब यहाँ टकरा करके रिटर्न होना चाहता है तो रिटर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, और रिटर्न नहीं होने के कारण क्या होता है, ये दीर्घ है। क्या है, इसको दीर्घ बोलते हैं। और इसीलिए क्या कहा है, अब जो इसको विजिबल लाइट बोलते हैं, और इसको नहीं जो जा पाता है, क्रॉस करता है, इसको इंफ्रा ही रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रा रेड वेव्स बोलते हैं। आपने ये भी समझ लिया। नेक्स्ट देखिए, उपग्रहों में लगे जो अवरक्त संसूचक है का उपयोग सैनिक
उद्देश्यों में यानी नाइट विजन में किया जाता है। क्या किसमें किया जाता है? नाइट विजन में सैनिक लोग करते हैं। फसलों की वृद्धि को प्रक्षेपण में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी की इत्यादि में रिमोट में बहुलता से इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, जो बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मांसपेशी के दर्द निवारण में भी जो है इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। क्या देखिए आपने, मांसपेशी के दर्द निवारण में भी किया जाता है इंफ्रारेड का, मांसपेशी में, ठीक है, मांसपेशी में दर्द निवारण होता है इसके लिए। अब आता है माइक्रोवेव्स का। माइक्रोवेव्स देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूक्ष्म तरंगे यानी लघु तरंगे वाले रेडियो वेव्स जो होते हैं, जो यहाँ देखिए सूक्ष्म तरंगे के बारे में क्या है कि आवृत्ति गीगा हर्ट्ज के परास में होती है। ये 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.1 के बीच होता है। यहाँ रडार की प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विमान संचालन में ये सूक्ष्म माइक्रोवेव्स का। और यहाँ माइक्रोवेव ओवन में उपयोग किया जाता है। आप ये भी याद रखिए, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है, जल के अणुओं की अनुनाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मेल खा सके, इसके कारण से जलयुक्त खाद्य पदार्थ की ताप क्या होती है? बढ़ जाता है। मोबाइल फोन और वाईफाई में इसका उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि वाईफाई में किसका उपयोग किया जाता है, किसी से भी पूछ लीजिए, आपको अगर लगता है विश्वास नहीं तो पूछेगा तो देखिएगा गलती जवाब देगा वो। मोबाइल फोन और वाईफाई में किसका यूज किया जाता है? तो माइक्रोवेव्स का। रेडियो तरंगे, अब देखिए रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स रेडियो संचार एवं दूरदर्शन की प्रणालियों में काम आता है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं जो AM FM टीवी सेलुलर मोबाइल रेडियो ये सब इसी का एग्जाम्पल है, इसी के बीच में होता है। पृथ्वी के जो आयन मंडल में यानी आयनोस्फीयर से परावर्तित होकर लौट आती है, ये होता है आयन मंडल, ठीक है। क्या बोले, ये पृथ्वी के ये जो सूक्ष्म, ये जो आपने रेडियो वेव्स देखा, ये रेडियो वेव्स पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर लौटता है। जिस प्रकार संचार संभव हो पाता है, ठीक है, संचार संभव होने के लिए आयन मंडल से क्या होता है? लौट जाता है। परंतु सूक्ष्म तरंगे जो माइक्रोवेव्स पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कॉस्मिक वेव क्या होता है, तो कॉस्मिक वेव के लिए यह याद रखिएगा कि कॉस्मिक वेव जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये बीपीएससी एक बार पूछा था कि कॉस्मिक वेव्स क्या है, तो आप मारिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और ये कॉस्मिक तरंगे सौर तरंग, सोलर सिस्टम से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है। क्या है? सोलर तंत्र, सोलर सिस्टम से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों के बीच होती है, यानी उच्च ऊर्जा होता है। क्या होता है? उच्च ऊर्जा विकिरण है। बस हो गया, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मेरा ये जो वेव्स यानी तरंग का चैप्टर था फिजिक्स का, ये आज कंप्लीट हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस जब वीडियो देखते हैं तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।